नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उपचुनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही मिनटों में चुनाव खत्म हो जाएगा, मतदान खत्म हो जाएगा। शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। शाम 5 बजे तक 50.24% मतदान हुआ था। बात अगर मोकामा की करें तो मोकामा में 52.47%, जबकि गोपालगंज में 48.30% मतदान की खबर है। तो ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं, लेकिन 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, यानी कि कुछ ही मिनटों में मतदान खत्म हो जाएगा और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, जो कि कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं गोपालगंज से, जबकि शैलेंद्र मोकामा से जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, मैच 2 या 3 मिनटों में जो वक्त मुकर्रर था वो पूरा हो जाएगा, यानी कि वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या आखिरी वक्त में उत्साह दिखा? देखिए अलीम, बिल्कुल 2 मिनट ही अब शेष रह गए हैं। 2 मिनट के बाद ये मतदान केंद्र पे जो मतदान पदाधिकारी बैठे हुए हैं वोटरों के इंतजार में, वो ईवीएम को पैक करने शुरू कर देंगे। और वोटरों में उत्साह की बात करें तो पूरे दिन ही जितना जोश खरोश चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बीच देखने को मिला, जद्दोजहद में लगे हुए थे, एक एक वोट पाने की जद्दोजहद थी तमाम पार्टियों की, वो उत्साह जो है वो वोटरों में उतनी अधिक नहीं देख पाई। जो जानकारी है उसके मुताबिक अनुमान लगाया जा रहा है कि गोपालगंज में तकरीबन 50% के अंदर ही ये मतदान संपन्न हो जाएगा। और थोड़ी देर में, चूंकि अब लगभग 2 मिनट का वक्त बचा है, तो अब ऐसे में कहें तो ये चुनाव संपन्न हो गया है। 1 मिनट का वक्त बचा है, काउंटडाउन यानी कि 60 सेकंड का वक्त है। और 60 सेकंड में वोटर जो हैं वो अब वोटर जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, देखिए। और अब जाकर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग, और अब इंतजार है तो 6 तारीख को जब मतदान जो हुए हैं उस दिन जो परिणाम आएंगे वो किसके पाले में आएंगे, कौन जीत का सेहरा पहनेगा, कौन हार स्वीकारेगा, उस दिन देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वोटरों में जो उत्साह, चलिए अमित, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 6 बज चुके हैं और मोकामा गोपालगंज में वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक हालांकि सिर्फ 50.24% ही मतदान हुआ था, और मोकामा की बात करें तो शाम 5 बजे तक करीब 52%, जबकि गोपालगंज में महज 48% के करीब मतदान हुआ है। 1 घंटे में कितना मतदान हुआ है ये देखने वाली बात होगी। इसके आंकड़े सामने आएंगे तब देखा जाएगा कि कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन जो उत्साह देखा गया था नेताओं में उपचुनाव के दौरान, वो मतदाताओं में नहीं दिखा। अब 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो लोग इंतजार में होंगे, जो लोग क्यू में होंगे, कतारों में खड़े होंगे, वो वोट डालकर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वक्त था 6 बजे का, वो खत्म हो चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ मोकामा से बने हुए हैं। शैलेंद्र, जो उत्साह देखने को मिला था नेताओं में प्रचार को लेकर, सबने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, क्या वजह रही कि वहां पर भी लोग घरों से नहीं निकले और जो प्रतिशत होना चाहिए था वो नहीं आया सामने? सबसे पहले हम यहाँ मोकामा विधानसभा के बूथ संख्या 3 की एक बार तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर जो पोलिंग है वो समाप्त हो चुका है और अब जो ईवीएम है वो सुरक्षाकर्मी जो यहाँ मौजूद है वो सील करा रहे हैं। दूसरी ओर जहां तक आपने जो सवाल किया कि वाकई इस चुनाव में काफी दमखम तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा लगाया गया, आखिर कारण क्या रहा कि 50% के करीब में ही वोट पोल हुआ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मोकामा उपचुनाव में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, आमतौर पर उपचुनाव में बड़ी संख्या में लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन 50% का आंकड़ा भी पार करना कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती थी, और वो आंकड़ा पार किया वोटरों ने और 50% से अधिक वोट डाले। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि वोट कास्ट कम जरूर हुए हैं, लेकिन औसतन यदि देखिए उपचुनाव में आमतौर पर बहुत लोग इसमें परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस उपचुनाव में लोगों ने हिस्सा लिया और 50% से अधिक यहाँ पर वोट
पोल हुए मोकामा में, और मोकामा की सियासत भी कुछ उसी तरीके से थी। काफी चर्चा में रहा पूरा उपचुनाव मोकामा का, और अब शाम के 6 बज चुके हैं। जो वोटिंग है वो बंद हो चुका है। यहाँ इस पोलिंग बूथ के अंदर अब किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जो ईवीएम मशीन है उसे अब सील करके जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है पटना में, वहां पहुंचाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया अब यहां से धीरे धीरे शुरू हो रही है। और ये तस्वीर देखिए, हम पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। जो अलग अलग दलों के जो एजेंट हैं वो भी, पोलिंग एजेंट वो भी यहां पर मौजूद हैं। और अब जो फाइनल जो पैकिंग होनी है, जो सील मोहर लगना है, वो अब यहां पर लगेगा। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव यदि काफी दिलचस्प रहा, और यदि हम जीत हार की बात करें तो ये कहीं से नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफा है। 2 उम्मीदवारों में यहां कांटे की टक्कर थी, और पूरे दिन ये साफ तौर पर देखने को मिला कि उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर रही है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने अपने पसंद के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट किया है। हालांकि बिहार में यह भी कहा जाता है कि लोग जाति और पार्टी को देखकर वोट करते हैं। ये कमोबेश ये स्थिति मोकामा में भी देखने को मिली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं की संख्या काफी रही आज वोटिंग के दौरान, जो हम लगातार। चलिए शैलेंद्र, थोड़ा गोपालगंज का अपडेट ले लेते हैं, चूंकि 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी होगी, और अमित भी एक पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। अमित, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या अभी लोग हैं कतार में, या सब कुछ खत्म हो चुका है और अब जो ईवीएम है उनको पैक किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आलिम, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एक भी वोटर अब नहीं है। जो भी वोटर थे सभी ने अपना वोट पोल कर लिया, और अब ईवीएम पैक करने का जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जो दस्तावेज हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं, उसका मिलान जो है वो पोलिंग एजेंट कर चुके हैं। और अब चूंकि निर्धारित समय 6 बजे का था, तो 6 बजे तक ये तमाम मतदान पदाधिकारी हों या फिर जो पोलिंग एजेंट हैं सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन कहें तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती होनी चाहिए थी गोपालगंज में, वैसी खूबसूरती नजर नहीं आई। यहाँ पे मतदाताओं में उतना उत्साह नजर नहीं आया। और अब चूंकि चुनावी प्रक्रिया जो है मतदान की वो पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है 6 तारीख को जब यहाँ पे परिणाम आएंगे, और देखना अहम होगा कि उस दिन जीत का सेहरा कौन पहनता है। क्या बाजी जो है, चूंकि सीधी टक्कर आरजेडी और बीजेपी तो कुल मिलाकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है उस फैसले का जो जनता ने ईवीएम में कैद किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गया में संदिग्ध स्थिति में सीआरपीएफ के एक जवान को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हथियार साफ करने के दौरान जवान को अपने ही हथियार से गोली लग गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ जवान छोटू जाट मानसिक रूप से तनाव में था, और तनाव की वजह से ही उसने खुद को 3 गोली मार ली है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना आत्महत्या का प्रयास है या फिर हादसा। फिलहाल दोनों ही एंगल से इसकी जांच शुरू हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल जवान को पटना रेफर कर दिया गया है। घायल जवान राजस्थान का रहने वाला है और करीब 1.5 साल पहले इमामगंज सीआरपीएफ 159वीं बटालियन कैंप में इसकी तैनाती हुई थी। छुट्टी के बाद 8 दिन पहले ही उसने ड्यूटी ज्वाइन किया था। भागलपुर सदर अस्पताल में घूसखोर के आरोप में 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के पास से 15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय के स्टोनो और दूसरे कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे, जिसको लेकर एक छात्रा ने अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी शिकायत कर दी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने छापेमारी की। पूछताछ के बाद पुलिस की टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 के पास से 15,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। और अगली खबर वैशाली से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना भगवानपुर रत्ती की है। हाई स्कूल के बरामदे में खून के लथपथ शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक युवक की पहचान सोनपुर के मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 अपराधी स्कूल के पीछे वाले रास्ते से आए थे और स्कूल के बरामदे में ही सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल में अघोषित छुट्टी होने की वजह से पूरे परिसर में सन्नाटा था। जैसा कि मालूम चला है कि एक ही मोटरसाइकिल से 3 आदमी आए थे और उसी में इनको गोली मार दिया गया है। फर्दर अनुसंधान
हम लोग कर रहे हैं इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि दौरा कर गोली मारी गई उसमें, ऐसा कुछ? यह अनुसंधान का विषय हम लोग देखेंगे। ये स्कूल परिसर है? हाँ, स्कूल परिसर। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूंक से इलाज को लेकर ओझा को चाकू मारने की घटना सामने आई है। घटना सिरसिया गांव की है, जहां गांव के एक ओझा सुंदर मलिक को एक बीमार बच्चे की झाड़ फूंक के लिए बुलाया गया था, लेकिन झाड़ फूंक से बच्चा ठीक नहीं हुआ तो परिजन नाराज हो गए। ओझा के साथ पहले तो जमकर बहस हुई, उसके बाद ढुढई मालिक नाम के एक व्यक्ति ने ओझा के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। मेरे पापा करते थे, वो करते थे, झाड़ते फूकते थे। वह लोग आया धमकी और दिया और वो बोलचारी करवा कर वो सब पिया हुआ था। अब मेरे पापा और भैया थे घर पर, वही मारपीट करने लगा और करते एक समय में भैया के मेरे छोरा मार दिए। उन्होंने 10 बजे सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए। अभी पेशेंट जो है आईसीयू में भर्ती है, क्रिटिकल से अभी बाहर है। अभी स्थिति कैसी है? सामान्य है अभी स्थिति। और ये आपसी कुछ उनका मामला है जिसके ऊपर ये विवाद हुआ। उस युवक को जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवक को भी इलाज के लिए भेजा गया और इस मामले में 7 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी हर बिंदु पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें और लोग जो भी संलिप्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। धनबाद के डिगवाडी में डीएवी मॉडल स्कूल से 10वीं की छात्रा अचानक गायब हो गई। इससे स्कूल कैंपस में हड़कंप मच गया। गायब छात्रा के परिजनों ने स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा किया और इसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। छात्रा के पिता अंबिका चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने खुद अपने बेटे और बेटी को सुबह में स्कूल छोड़ा। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी छात्रा को स्कूल के अंदर जाते देखा गया, पर वो स्कूल से कहां गायब हो गई किसी को नहीं पता। स्कूल प्रबंधन के साथ साथ सुदामडी पुलिस भी गायब छात्रा की तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कि बच्ची स्कूल आया है और हम साथ बीच में, बेटा मेरा स्कूल में है, बेटी नहीं है। अब जब हम बेटी को खोजने आए, स्कूल से फ़ोन किया कि आपको बच्ची को नहीं मिल रहा। और उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ गया क्या नहीं। तो स्कूल का जिम्मेवारी पड़ता है कि स्कूल का, जब हम बच्ची को छोड़ के गया तो हमको स्कूल का जिम्मेवारी है। अब स्कूल ये आप लोग जबरदस्ती मीडिया में अगर फ्लैश करना चाहते हैं अलग इशू है। हम लोग पहले सर्च करने दिए, देखने दिए क्या है। अच्छा, हम लोग आपके साथ है। अब कहाँ से गई क्या गई मुझे पता नहीं है। तो इसके गार्जियन बोल रहे हैं सर कि 7:20 में हम स्कूल कैंपस में घुसा के गए हैं। हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। सरायकेला थाना हाजत में नाबालिग की खुदकुशी पर सरायकेला थानेदार मनोहर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। एसपी ने प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी को दोषी माना था। नाबालिग को 3 दिनों से थाने में रखकर पूछताछ की जा रही थी। बुधवार को उसने बाल मित्र कक्ष में बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नाबालिग की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध जताते हुए मुआवजा और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं है कि आम जनता थाना प्रभारी से डर के रहें। हम बहुत सरायकेला खरसवां के एसपी महोदय जी को स्वागत करते हैं। इस मामले में तुरंत निलंबित किए और आगे भी आशा रखूंगा कि ऐसे दुर्भाग्य वाला बात ना सामने आए। आज हम सभी के बीच एक आदिवासी भाई हम लोग के बीच। मैं इस घटना की, इस मौत की बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए, न्यायिक जांच किया जाए और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। दुमका शिकारीपाड़ा में सीओ ने ओवरलोडेड पत्थर लदे 2 वाहनों को पकड़ा और उन्हें सड़क किनारे खड़ा करवाया। इस बीच मौका देखकर गाड़ी के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। बाद में सीओ ने शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी को सूचना देकर दोनों वाहनों को उनके संरक्षण में सौंप दिया। पकड़े गए दोनों गाड़ियों के कागजातों की जांच की जा रही है। उसी क्रम में लौटने के क्रम में बाजार के आसपास देखा गया कि 2 ओवरलोडेड गाड़ियां जो है छर्री लोडेड गुजर रही थी। उन्हें रोककर चालान की मांग की गई, चालान नहीं दिखाया गया और उन्हें गाड़ी किनारे लगाने बोला गया। किनारे लगाते ही जो है ड्राइवर फरार हो गए। फिर थाना प्रभारी को कॉल करके गाड़ी को अपने संरक्षण में लेने हेतु निर्देशित किया गया।
पटना में ऑटो को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट किए जाने के बाद प्रदूषण से भले ही राहत मिली है, लेकिन सीएनजी ने ऑटो चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना के सीएनजी स्टेशनों के पास आधे किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रहती हैं और दिन भर ऑटो चालक ऑटो लेकर कतार में खड़े रहते हैं। चालकों की माने तो छोटे ऑटो में महज 4 लीटर तक की टंकी होती है, जबकि बड़े ऑटो में मात्र 6 लीटर तक गैस भरवा पाते हैं, जिसकी वजह से रोज गैस खत्म हो जाता है और कतार में लगना पड़ता है। ऑटो चालक ज्यादातर ऐसे हैं जो भाड़े की गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में दिन भर गैस के चक्कर में उनकी कमाई मारी जा रही है। रुकनपुरा सीएनजी स्टेशन के बाहर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्रदूषण के जहर को कम करने के लिए गाड़ियों में सीएनजी तो अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन गैस भराने में कितनी फजीहत होती है ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। राजधानी पटना में कहने के लिए आधे दर्जन से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन हैं, लेकिन सभी स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी रहती है। यानी जो ऑटो चालक है सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती है। इस वक्त हम पटना के रुकनपुरा सीएनजी स्टेशन के पास हैं और देखिए हमारे ठीक बगल में ये सीएनजी पंप है और इस पंप के पास आधे किलोमीटर तक जो ऑटो है उसकी कतार लगी रहती है। दिन भर जो ऑटो चालक हैं लाइन में लगे रहते हैं। 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद उन्हें यहाँ पर गैस जो है नसीब होता है, गैस भरा पाते हैं। तो ये देखिए आपकी लंबी कतार है। एक बार हम आपको कतार दिखाना चाहेंगे कि देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, यानी रुकनपुरा से लेकर आईजीआईएमएस के पास तक ये कतार लगी रहती है, यानी बेली रोड तक कतार लगी रहेगी आपको। और देखिए तमाम जो ऑटो वाले हैं, धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बारिश हो, इसी तरह से वो इंतज़ार करते हैं, तब जाकर वो गैस भरवा पाते हैं। तो ये परेशानी है। जरा हम ऑटो वालों से बात करते हैं। कितने घंटे से हैं आप? अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया, लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया। हाँ सर। अच्छा, कब भरा पाएंगे कोई गारंटी नहीं? गारंटी नहीं है, 1.5 घंटा लग जाता है। कितने दिनों में गैस भराते हैं? गैस तो सर डेली भराना पड़ता जी गाड़ियां हैं, उसमें देखिए 4 लीटर का महज ये टंकी है। इसमें एक दिन चलाते हैं और एक दिन में गैस खत्म हो जाता है। ये देखिए कि 2 घंटे कम से कम लाइन लगना पड़ता है, तब जाकर जो है गैस भरवा पाते हैं। यानी अगर भाड़े की गाड़ी है, कोई अगर ऑटो चालक भाड़े पर गाड़ी चलाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया जी। अच्छा, रोज ऐसे ही आते हैं? रोज ऐसे लंबर लगता है, 2 घंटा लगता है। कितना पंप है यहाँ पर? पंप मुश्किल से इस रोड में 3-4 गो है, कहीं पर खाली नहीं मिलता है। कहीं खाली नहीं मिलता, सब पंप पर यही हाल है। तो ऑटो चालक हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि पंप की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही जो 4 लीटर और 6 लीटर का जो टंकी है बड़े और छोटे ऑटो में, उसको भी बढ़ाया जाए। यानी अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं जो बड़े ऑटो हैं वहाँ पर 6 लीटर का आपको टंकी मिलेगा, जिसमें 6 लीटर गैस भराया जाता है। लेकिन जो छोटे ऑटो हैं उसमें 3.5 से 4 लीटर गैस उसमें एडजस्ट होता है। तो निश्चित रूप से जो ऑटो की कतारें हैं आपको हम दिखा पा रहे हैं। इसी तरह से दिन भर जो है ऑटो चालक आपको कतार में लगे मिल जाएंगे, तब जाकर 2 से 3 घंटे के बाद जो है पंप तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो गैस भरवा पाते हैं। जाहिर है डीजल से छुटकारा मिलने के बाद प्रदूषण में कमी जरूर हुई है, लेकिन सीएनजी से जो ऑटो चालक है उनको राहत नहीं मिली है, बल्कि सीएनजी आने से ऑटो चालक और मुसीबत में फंस गए हैं। घंटों कतार में लगते हैं और दिन भर की कमाई जो है उनकी मारी जा रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस